कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। दिल लगी करना है बच्चों तो किताबों से करो, क्योंकि अगर किताबें बेवफाई भी करेंगी ना, आपसे दूर भी जाएंगी ना, आपका कैरियर बना करके जाएंगी। तो कुछ ऐसा ही कमाल आपको करना है कि भाई बोर्ड एग्जाम में आप जमकर फोड़ो, 90 प्लस स्कोर करो, और ये हमारी ईश्वर से दुआ है और ये कामना करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के कहने पर केमिस्ट्री का भी वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर 1 विलेयन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर तैयारी वीक है केमिस्ट्री की। डोंट वरी, मोनू सर है जब तक तो आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है। बस आपको मोनू सर का साथ देना है, यूं ही प्यार बनाए रखना है और जमकर वीडियो पर प्यार दिखाना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं विलियन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें 3 से 4 टॉपिक तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल बच्चों हर एक सेट में किसी ना किसी तरह के घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, डोंट वरी, एकदम जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे, इसलिए अच्छे से इस क्लास को देख लेना और साथ में कॉपी और पेन हाथ में होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल नहीं है। और भाई अब अगर आपने जरा सी भी यूं समझ लीजिए लापरवाही किया आपने रसगुल्लों, डेफिनेटली उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला है मोलरता, ठीक। अब ये मत समझ लेना कि ये तो सिंपल है, सिंपल सब है, सिंपल सब होते हैं, ठीक, लेकिन क्या है तो टॉपिक भाई हमें तो इनको अच्छे से समझना है। वो इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में पहले ही बता दिया है बोर्ड ने कि मिनिमम आपका मतलब 7 से 8 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा हर एक सेट में, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं मोलरता किसे कहते हैं, ठीक। मोलरता किसे कहते हैं बच्चों? तो मोलरता मोलरता दोनों सेम होते हैं, एक चीज समझिए, ठीक, क्योंकि इनको रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है बच्चों, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर केमिस्ट्री में चलता क्या है, विलेय चलता है, विलेयन चलता है, विलायक चलता है, ठीक। तो हमने क्या किया है, एक कास्केट एक डिब्बा ले लिया है और इसमें क्या किया है बच्चों, ठीक, इसमें कोई सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक, कोई सॉल्यूशन यानी हमने कोई विलेयन इसमें भर दिया है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये विलेयन है, ठीक, विलेयन है और इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 1 लीटर है, ठीक। 1 लीटर ये विलेयन भरा है और इसमें बाहर से, ठीक है ना, इसमें देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ चीज घोल रहे हैं, ठीक, हम इसमें कुछ चीज घोल रहे हैं बाहर से, और जो कुछ भी घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विलेय बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, विलेय, यानी जो कुछ भी घोला जाता है, लाइक दैट, जैसे 1 लीटर यहां पर सॉल्यूशन है, विलेयन है, आपने इसमें कोई विलेय पदार्थ घोला, ठीक, क्योंकि जिसको घोलते हैं विलेय कहते हैं, जिसमें घोलते हैं विलायक कहते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो विलेयन बनता है ना बच्चों। जैसे भाई क्या है, हमने क्या कहा, विलेय और जब विलायक मिलते हैं, ठीक, विलेय और विलायक मिलते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, विलेयन, ठीक है ना। जैसे भाई विलेय में क्या है, जैसे हमने चीनी ले लिया, चीनी और प्लस पानी, पानी क्या है, विलायक है, और मिलकर के क्या बन गया, क्या बन गया भाई, शरबत, है ना, शरबत बन गया, तो ये हो गया विलेयन, ठीक। जिस पदार्थ को घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घोलते हैं बच्चों उसको विलायक कहते हैं, और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो हो जाता है विलेयन। क्लियर, ठीक, यानी इस विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसको विलेय कहेंगे और जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको विलायक कहते हैं। आपके घर में रिश्तेदार आ गए तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप 1 किलो चीनी डालोगे और उसके बाद उसमें आप क्या करोगे, आधा लीटर पानी डालोगे, ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा पानी की ज्यादा होगी, आप चीनी उसमें उसकी तुलना में कम ही डालेंगे, ठीक, तभी शरबत बनेगा, नहीं तो शरबत नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए ये बच्चों मोलरता की परिभाषा क्या है, मोलरता की परिभाषा लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, यही जो हमने कहा, ठीक,
1 लीटर विलयन है और इसमें पदार्थ हमने विलेय पदार्थ घोल दिया है, ठीक है ना, और मान लेते हैं इसके हम मोलों को घोल रहे हैं, ठीक, यहाँ 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो कुछ भी हो इसके मोल को हम घोल रहे हैं। तो परिभाषा ये है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। हमने क्या बताया बच्चों कि 1 लीटर विलयन में घुले और विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, और इसे m से दर्शाया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों मोलरता बराबर, एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं, मोलरता बराबर विलेय, ठीक, विलेय के मोल, ठीक, विलेय के मोल हो जाएगा ऊपर और नीचे है विलयन का आयतन, ठीक है ना, विलयन का आयतन हो जाएगा, ठीक, यहां पे हम लीटर में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूला। बाकी इसको बच्चों अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो भाई मोलरता को m से दर्शाते हैं, m बराबर, ठीक, अब विलेय के मोल, विलेय के मोलों को बच्चों n से दर्शाते हैं और n बराबर, ध्यान से समझना बच्चों, विलेय का भार यानी n बराबर होता है W/m, ठीक, W/m, ये याद रख लेना रसगुल्लों कि ये फार्मूला आप अच्छे से समझ लेना। इधर लिख देते हैं कि जब भी मोलों की संख्या पूछे तो यानी मोल बराबर होता क्या है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, ठीक है, यानी n बराबर W/m। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा मोलरता बराबर, अब विलेय के मोलों की संख्या n बराबर हम क्या लिखेंगे, तो हम इसके स्थान में बच्चों लिखेंगे W/m, m नीचे आ जाएगा, ठीक, गुणे का ये रहेगा विलयन का आयतन V, अगर हम इसको ml में लिख देते हैं तो यहीं पर 1000 का गुणा हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 1000 का गुणा हो जाता है। तो ये क्या है आपका मोलरता के लिए सूत्र हो जाता है। इसमें फार्मूला ही बेहद जरूरी है बच्चों, ठीक, क्योंकि हमने बोला ना कि ये न्यूमेरिकल के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं पता, भाई इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो आप कैसे सवाल में लगाओगे, ठीक, और इसमें सब चीज सैंबल को भी समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए सब समझ लेते हैं। स्मॉल w क्या है बच्चों, स्मॉल m क्या है, ठीक, तो देखिए स्मॉल जो w है इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं विलेय का भार, क्या कहते हैं बच्चों, विलेय का भार। हमने बताया ना जो कुछ घोलते हैं उसका भार, जैसे बोल देगा कि 450 ml जल में दे देगा 15 ग्राम चीनी घोली गई है, तो जो घोली गई है वो विलेय का भार होता है, क्लियर, ये विलेय का भार हो जाएगा। और बाकी m क्या है, तो ये विलेय का अणु भार है, क्या है बच्चों, विलेय का अणु भार, ठीक, विलेय का अणु भार हो जाएगा। और बाकी अगर आप देखेंगे तो भाई ये क्या है, V क्या है, तो ये वॉल्यूम है, ठीक, V मतलब ये हो जाएगा आपका आयतन, ठीक, विलयन का आयतन, समझ गए, ठीक। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणु भार, ठीक है ना, जो विलेय का अणु भार हम निकालते हैं वो है, उसको m से दर्शाते हैं, ठीक। चलिए, और उसके बाद ये स्मॉल w सॉरी, और ये m क्या है, तो m मोलरता को दर्शाएगा, ठीक। तो ये रही मोलरता की परिभाषा और उसके लिए फार्मूला। क्लियर हो गया कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही कहते हैं बच्चों मोलरता। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। जब लीटर में रहेगा तो हम गुणे 100 नहीं करेंगे, और जब इसको ml में लिख देंगे तो 1000 का गुणा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक, इसलिए इसको लिख दिया और यही आपका प्रमुख फार्मूला हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, तो है मोललता। देखिए मोलरता मोललता दोनों में सेम अगर देखें तो भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। मोलरता
यहां मोललता, वहां पर 1 लीटर था, यहां पर 1 केजी, याद रखना। चलिए समझ गए, अब तो समझ गए होगी बच्चों हमने क्या बताया इसमें भी। ठीक, हम मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, ठीक, और यहां पर इसकी क्वांटिटी हमने मान लिया 1 केजी है। ठीक, इसको क्या कर लिया, इसकी क्वांटिटी हमने रख लिया बच्चों की 1 केजी है, और इसमें कोई विलायक है, विलयन नहीं अब की बार, ये कोई विलायक है यानी पानी मान लेते हैं। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी है, और इस 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेते हैं कि उस ऊपर से इसमें, ठीक, इसमें क्या करते हैं कि हम कोई चीज घोल रहे हैं। ठीक, कोई चीज इसमें हम घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और जिसको घोलते हैं हमको पता है कि उसे हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम विलेय कहते हैं, उसी को हम विलेय कहते हैं। तो इसमें विलेय के हम मोल को इसमें घोल रहे हैं। ठीक, मोलों की संख्या में नहीं पता है, जितना भी घोला जाए, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे उसमें कहा था 1 लीटर विलयन में घुले, उसमें क्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन यहां पर 1 लीटर ना कह के बच्चों 1 किलोग्राम कहना होगा, और जहां विलयन था वहां विलायक बोलना है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको भी हालांकि एम से ही दर्शाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों मोललता बराबर, हिंदी में भी एक बार लिखना जरूरी है, तो मोललता बराबर विलेय के मोल। ठीक, ये विलेय के मोल यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। क्या है बच्चों, विलायक का भार। अब विलायक का भार अगर हम केजी में लिखेंगे तो यहां पर 1 लगाने की, गुणे मतलब 1000 करने की जरूरत नहीं है। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि m बराबर वही चीज विलेय के मोल, भाई n बराबर क्या होता है, W/m। ठीक, तो ये हो जाएगा W हो जाएगा, और नीचे m चला जाएगा, गुणे विलायक का भार है तो कैपिटल W से लिखते हैं बच्चों। ठीक, और ये रहेगा जब ग्राम में तब हो जाएगा गुणे 1000 ऊपर में। ठीक, ये हो जाएगा आपका फार्मूला मोललता बराबर। तो ये मोललता बराबर फार्मूला हो जाता है। क्लियर, देखिए पूरा है भाई, नीचे वहां पर वॉल्यूम यानी आयतन था, और यहां पर क्या हो गया बच्चों, विलायक का भार। तो इसमें भी वही सब सिंबल लिखना जरूरी है, तो भाई इसको तो जान ही चुके हो अच्छे से। ठीक, ये कैपिटल W क्या है, चलिए सबको लिख लेते हैं। देखिए बच्चों ये स्मॉल w क्या है, तो भाई ये विलेय का भार, विलेय का भार है। क्लियर हुआ। उसके बाद स्मॉल m क्या है तो बच्चों ये है विलेय का अणुभार। ठीक, विलेय का अणुभार, ये सब सवाल में दिया रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, और उसके बाद ये कैपिटल जो W है इसको बोलते हैं विलायक का भार। ठीक, स्मॉल w है तो विलेय का भार, कैपिटल W है तो विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया कि यहां से क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही कहते हैं मोललता। क्लियर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगले टॉपिक को। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल प्रभास। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 सेट में पूछा जाता है बच्चों। ठीक, मोल प्रभास के बारे में। मोल प्रभास या इसी को मोल अंश कहता है। देखिए बेहद आसान है, बस थोड़ा लॉजिक समझना है। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। ठीक, एक पात्र हमने ले लिया है, और इस पात्र में क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन है। ठीक, विलयन है बच्चों इसमें, और इसमें हमने कई घटक घोल दिया है। मान लेते हैं 2 घटक, एक A है और दूसरा B। A और B 2 घटक इसमें हमने घोल दिया है। ठीक, और ये क्या है, पूरा का पूरा हमने बताया ये कोई सॉल्यूशन है यानी विलयन है। इस विलयन में हमने 2 घटक A और B घोल दिया है। अब हमें दोनों, क्योंकि मोल अंश का मतलब है कि मतलब ये जो पूरा विलयन है उसमें जो कुछ भी घोला गया उसका अंश यानी हिस्सा या भाग कितना है।
ठीक, मोल अंश होता क्या है? जैसे ए और बी का मोल अंश निकालना है तो कैसे निकालते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। ठीक है ना? परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे कि किसी घटक का मोल प्रभास, जैसे ए और बी दो घटक हैं, जैसे हमें ए का निकालना है तो किसी घटक का मोल प्रभास विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है ना, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है क्या? मोल अंश। जैसे इसको अगर हम फार्मूला इसका देखेंगे, ठीक, अभी इसको निकालकर अच्छे से समझाते हैं। जैसे अगर हम मोल अंश या मोल प्रभास लिखिए बच्चों, या मोल अंश, मोल प्रभास लिखना है तो जैसे किसी घटक का है, एक मिनट, जैसे हमने किसी घटक का हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे घटक का मोल प्रभास, तो लिखेंगे यहां पर घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक, नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या, ठीक, अब समझ में आया कुछ? कुल घटक के मोलों की संख्या, ठीक, मतलब यह है बच्चों, जैसे हम x, जैसे a और b है, दोनों का निकाल रहे हैं, तो अगर हम जैसे लिखेंगे कि a का मोल प्रभास या मोल अंश अगर निकालना है, वैसे इसको काई से लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे x से ही लिखते हैं, x से ही इसको पढ़ते हैं, तो यहां पर इस तरह से xa बराबर निकालना है, तो a का मोल अंश निकालना है, तो हमने क्या बताया, उस मतलब जिस घटक का मोल अंश निकाला जाए उसके मोलों की संख्या को, यानी उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर रखिए। जैसे n मोलों की संख्या है, a लिख दिया तो a का मोल अंश हो गया उस घटक के मोलों की संख्या, और नीचे कुल घटक के, तो दो ही घटक हैं तो Na प्लस Nb हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा a का मोल अंश यानी a का मोल प्रभास निकल कर आ गया। क्लियर? अब चलिए इसी तरह से हम जैसे b का निकालेंगे बच्चों, जैसे हमें b का निकालना है, हम लिखेंगे b का मोल प्रभास या b का मोल अंश निकालना है अपने को, तो हम लिखेंगे इसको काई b बराबर, या एक्स बी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए जो भी सुविधा हो, ठीक, तो NB, ठीक, जिसका पूछे बच्चों, हमने यही तो कहा कि जिस घटक का मोल अंश निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर रखिए और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या होनी चाहिए, तो ये हो गया, और नीचे फिर से वही Na प्लस NB। C होता तो XC बराबर या काई C बराबर NC अपान Na प्लस NB प्लस NC, इस तरह से करते। क्लियर? ठीक, यही हो जाता है मोल अंश या मोल प्रभास। यही तो परिभाषा बोल रहा है कि किसी घटक का मोल अंश या मोल प्रभास उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। बस यही चीज है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब सबका यहाँ पे मतलब भी हम लिख लेते हैं कि भाई एक्स ए क्या है, तो हमने बताया ए का मोल प्रभास, या काई ए, काई बी क्या है, तो काई बी, बी का मोल प्रभास। बाकी एन ए क्या है और एन बी लिख लीजिए, थोड़ा सुविधा के लिए सही रहेगा। तो ये एन ए क्या है बच्चों, तो ये ए का मोल अंश, ठीक, लिखेंगे ए का मोल अंश, ठीक, ए का मोल अंश या मोल प्रभास बोलिए, सॉरी मोलों की संख्या, क्या लिख रहे हैं भाई, मोलों की संख्या, मोल अंश नहीं, मोल अंश तो ये है, काई ए का है तो ये ए का मोल अंश है, और ये क्या हो जाएगा बी का, मतलब बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो ये बी के मोलों की संख्या होती है। इसमें भी बच्चों निकालना कैसे होता है भाई, एन का मान, इसमें सवाल में भाई न्यूमेरिकल जो प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हर चैप्टर का बताया है, तो आराम से ये एनबी, एन ए एन बी का मान आप उसी तरह से निकालेंगे जैसे एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, ठीक। तो वहां पर दो घटक होगा तो दो घटक आप अलग अलग कर लीजिए, दोनों घटक के यानी दो
जो भी चीज घोले गए हैं दोनों का हम अलग अलग मोल अंश निकाल करके आराम से इस फार्मूले की मदद से, ठीक, इस सूत्र की मदद से हम दोनों का मोल अंश या 2 हो 3 हो कुछ भी हो मोल अंश इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है मोल अंश। तो ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 नंबर में पूछा जाता है, इसकी खास बात यही है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी का नियम। तो इन सब टॉपिक को तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन फिर से भाई जब वन शॉट चल रहा है पूरा तो एक बार में निपटाना तो पड़ेगा ही ना। जितनी बार आएगा और भी आसान है हमारे लिए भाई, और भी ज्यादा बेनिफिट देगा अपने को, क्योंकि चीजें बार बार देखोगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम बाद में परिभाषा देखेंगे। ठीक, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में होता क्या है, सब चीज को बिना प्रैक्टिकल किए हम इसको समझ ही नहीं सकते बच्चों। ठीक, जैसे कोई पात्र हमने ले लिया, कोई पात्र ले लिया, ठीक, और ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड फॉर्म हमने इसमें भर दिया लिक्विड। ठीक, और बाहर से बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं, हम कोई गैस बाहर से डाल दे रहे हैं, जैसे O2 है। ठीक, इस गैस को हम रसगुल्लों इसमें क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। ठीक, इस गैस को इसमें हम घोल रहे हैं ऊपर से। ठीक, ऊपर से हम प्रेशर लगा करके इस गैस को इसमें हम घोल रहे हैं। ठीक, ये इतना समझिए। कोई क्या है, ये द्रव है। ठीक, ये द्रव है बच्चों, और ये क्या है, गैस है। भाई ये गैस है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें घोल रहे हैं। ठीक, अब हेनरी का नियम क्या कहता है वो सुनिए। हेनरी का नियम ये कहता है बच्चों कि स्थिर ताप पर ताप क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक, T क्या रहे, नियत रहे, स्थिर रहे। ठीक, तो हेनरी ने यह कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता है, वो दाब के समानुपाती होती है। हमें ठीक है ना, क्या समझ में आया बच्चों कि हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक, हेनरी का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर ताप स्थिर रहे, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, ये गैस है और ये द्रव में घुल रहा है बच्चों, जो विलेयता है यानी घुलने की जो क्षमता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये नियम बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है वो दाब के समानुपाती होती है। ठीक, तो ये आप इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों कि गैस की विलेयता, गैस की विलेयता, तो गैस की विलेयता किसके समानुपाती होती है, तो ये हो रहा है दाब के। ठीक है ना, तो दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको, इसका मतलब यह है बच्चों, ये कह रहा है कि जो गैस की विलेयता है यानी M है वो किसके, दाब के यानी P के समानुपाती है। ठीक, अब इसको जब इसका कांस्टेंट मतलब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये M बराबर हो जाएगा KH कांस्टेंट। भाई कोई जब भी इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहां नियतांक के रूप में कुछ ना कुछ होता है, और ये इनटू का P हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, P हो जाएगा, और यही फार्मूला होता है हेनरी के नियम का। ठीक है ना, हेनरी के नियम का फार्मूला यही हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब यह है बच्चों, आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे वो गैस उतना ही ज्यादा इसमें घुलेगी। आप जितना कम प्रेशर लगाओगे गैस उतनी कम घुलेगी। यानी वो जो विलेयता होती है यानी इसमें घुलने वाली गैस की जो मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा घुलेगी, जितना कम दाब लगाएंगे उतना कम घुलेगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब इसको यहां पर थोड़ा लिख लेते हैं बच्चों, सिंबल, इन सब का मतलब जानना बेहद जरूरी है।
KH और P। ठीक, केमिस्ट्री में हर एक चीज का आपको प्रतीक लिखना बेहद जरूरी है, ये याद रखना। ठीक, M क्या है बच्चों? तो ये घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। KH क्या है? तो ये है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक हो गया। और P क्या है? तो ये है दाब। ठीक, तो ये क्या है बच्चों? गैस का जो दाब है, तो P दाब हो गया। तो ये है हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम, इसका अनुप्रयोग देखना है। हेनरी का नियम का कहां पर यूज होता है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, मतलब इसके अगले पार्ट को, ठीक, अनुप्रयोग को। चलिए, हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों इसके अनुप्रयोग को। चलिए अनुप्रयोग देखते हैं। अच्छा, इसकी सीमाएं भी बोला था, पहले सीमा देख लेते हैं फिर अनुप्रयोग। ठीक, हेनरी के नियम की सीमाएं भी, सीमाएं वैसे बहुत कम पूछता है लेकिन जरूरी है भाई। कभी कभार ना पता नहीं कौन सा नशा किए होते हैं बोर्ड एग्जाम वाले की भाई, उनके दिमाग में एकदम अलग ही चीजें चलती रहती हैं। ठीक, इसलिए भाई आपको भी ऐसा नशा करना है कि कुछ भी दें, अपने को तो भाई निपटाना है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए। पहला है कि यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। ठीक, यानी ये नियम क्या है? आदर्श गैस के, आदर्श गैस मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो ये क्या है? आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है। दूसरा, इसमें मतलब विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। विलयन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें गैस की जो विलेयता है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि यह जो नियम है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, यानी सभी गैसों पर यह नियम लागू नहीं होता है। पहले ही बोल दिया है कि ये आदर्श गैस के लिए ही मान्य है, खासतौर पर ऐसे गैस के लिए कि जो यानी विलायक से क्रिया ना करें। ठीक, जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं उन गैसों पर यह नियम अप्लाई होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग को। तो इसका अनुप्रयोग क्या है, यानी इस कहां यूज होता है? पहला, शीतल पेय पदार्थ बनाने में। 5 रुपया गिलास शीतल पेय पदार्थ, है ना, मेले वगैरह में सुना होगा, गांव भाई गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में मिलते हैं। गर्मी के समय में जो सोडा वाटर होता है वही चीज। ठीक, तो वो चीज होता है शीतल पेय पदार्थ। बाकी भाई मार्केट में और सारे एग्जाम्पल, तो कोको कोला तू, है ना, वो चीज। तो कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया। ठीक, तो इस तरह के जितने भी होते हैं, ठीक, इस तरह के जितने भी ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंक करने वाले वाटर होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, उन सब में हेनरी के नियम के द्वारा ही उसमें गैस डाली जाती है। ठीक, यानी प्रेशर, हाई प्रेशर पर उसको क्या करते हैं, उस गैस को उसमें मिक्स कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। यही कारण है बोतल को हिला डुलाकर अगर आप खोल दो उसका ढक्कन, तो गैस अचानक से प्रेशर के साथ निकलती है यूं बाहर। ठीक, तो सारा का सारा वो झाग के रूप में जो होता है उसमें केमिकल, ठीक, वो जो पेय पदार्थ होता है वो निकल जाता है। अगर आप नहीं उसको हिलाओ डुलाओ, आराम से प्रेम से ढक्कन खोलो, पता ही नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि वो घुली हुई होती है। जैसे ही आप थोड़ा हिलाया डुलाया आपने, वो क्या है, तुरंत ही उसमें प्रेशर अपने आप जनरेट हो जाता है। ठीक, हेनरी का नियम यही तो कहता है। तो जितने शीतल पेय पदार्थ होते हैं बच्चों, ठीक, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, वही उसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, वही चीज होता है कि भाई जब हम पीते हैं, जो उसमें गैस होती है वही गैस रिटर्न होकर हमारे मुंह से डकार के रूप में आ जाती है। आदमी बोलते हैं वाह, सारी पेट की गैस निकल गई, अब तो तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, वही गैस वापस आती है। ठीक, इतना याद रखना। दूसरा है बच्चों कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, ठीक, क्योंकि हम जितना ज्यादा आप मतलब इस धरातल से, इस भूभाग से, पृथ्वी से आप जितना ज्यादा आप ऊपर चढ़ेंगे, पहाड़ों पर उससे भी ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, प्रेशर ज्यादा होने लगता है। ठीक, इसी कारण मतलब यही कारण है कि पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। रीजन, प्रेशर।
क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ही तो जनरेट होता है। तो आप जितना ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ोगे प्रेशर उतना ही हाई होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। यही कारण है कि ज्यादा ऊपर चढ़ने पर भाई सांस फूलने लगती है और डर अलग से लगने लगता है। ठीक, तो वहां पर ऑक्सीजन टैंक के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला है समुद्री गोताखोर द्वारा। ठीक, जो भी गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक, रिसर्च करते हैं या अदर चीज ट्रेजर वगैरह खजाने वगैरह ढूंढते हैं या कोई अन्य समुद्री क्रिया मतलब एक्टिविटीज को जानने के लिए अंदर घुसते हैं जाते हैं, तो उनमें भी जो इस्तेमाल करते हैं गोताखोर, तो उनमें भी हेनरी का नियम लागू होता है, जो मतलब अपने पास अपने साथ गैस लेकर के जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सीमा मतलब सीमाएं और अनुप्रयोग के। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट है बच्चों राउल्ट का नियम, और ये तो कुछ ज्यादा ही हेनरी से भी ज्यादा, हेनरी से ज्यादा क्या, हेनरी के ये 4 गुना इंपॉर्टेंट है। ठीक, हर साल 2 से 3 सेट में 4 सेट में तो ये कुंडली मारकर बैठ ही जाता है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि सॉरी राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम तो हो गया, राउल्ट का नियम व उसके सीमाएं, और कहेगा इसके मतलब इस नियम के प्रयोग से बोलेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभाज में संबंध लिखिए। तो ये चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछे या फिर मतलब राउल्ट का नियम अकेले पूछे, दोनों का मतलब सेम है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है पहले वही तो देखना है। देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, कोई लिक्विड है कोई विलायक है, जैसे पानी ले लीजिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, उसमें कोई पदार्थ आप घोल दीजिए, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ठीक, यूरिया, कुछ भी आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को लिखते हैं P0 माइनस PS अपान P0। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वो क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का जो मोल प्रभाज है, यही तो हमने बताया कि भाई किसी एक घटक के मोलों की संख्या और नीचे विलयन में भाई क्या है कि कुल घटक के मोलों की संख्या, ये आपस में बराबर होते हैं, और यही होता है राउल्ट का नियम। ठीक है ना, यही तो कह रहा है बच्चों। राउल्ट का नियम क्या बोल रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी ये वाष्प दाब में पूरा आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये पूरा मोल प्रभाज है, भी आगे हमने देखा, तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए ये तो रहा संबंध। लेकिन अब इसकी सहायता से अणुभार के रूप में इसको लिखना है बच्चों, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक, हम लिखेंगे कि तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, क्योंकि ये तनु विलयन के लिए ही लागू होता है, तनु विलयन के लिए। ठीक, यानी अगर विलयन जब तनु हो जाए बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में जो n है इसके स्थान में केवल और केवल n, मतलब ये जो ये n का मान है वो नगण्य हो जाएगा। यूं समझिए कि इसका मान अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा, और सूक्ष्म मतलब एकदम समझ लो खत्म। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल n, तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, तनु विलयन के लिए ये जो नीचे है n प्लस मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यानी ये दोनों घटक का जो मोल अंश है उसके बराबर केवल कैपिटल n हो जाएगा। क्योंकि विलयन तनु होगा तो स्मॉल n यानी विलेय का जो मोल होगा उसको अपन नगण्य मान लेंगे, यानी वो उसको काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अब यहां से अब ये हो जाएगा बच्चों, तो हम भी ये जो हमारा फार्मूला मिला वो कुछ इस कदर हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर, फिर ये स्मॉल n है तो भाई ये स्मॉल n है और नीचे ये कैपिटल N है। ठीक है ना, ये कैपिटल N है, तो इसको आगे लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0, ये हो जाएगा। और n बराबर भाई n बराबर W बाई M, और जब इस कैपिटल N है तो कैपिटल W अपान कैपिटल M लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखेंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, W बाई M, तो W बाई M हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, भाई ये नीचे W बाई M लिखेंगे
तो m कहां चला जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा और यही मेन फार्मूला होता है। ठीक है ना, यही क्या हो जाता है बच्चों, राउल्ट के नियम का मेन फार्मूला होता है, प्रमुख सूत्र यही होता है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, अब सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है बच्चों। चलिए लिख लेते हैं सिंबल को कि P नॉट क्या है, PS क्या है, ठीक, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है, और उसके बाद कैपिटल, फिर उसके बाद आ जाएगा m। ठीक, चलिए तो देखिए बच्चों, जो P नॉट है ये शुद्ध विलायक का दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, वाष्प दाब, शायद उधर ना दिख रहा हो तो इतना समझ लेना, वाष्प दाब है। और PS क्या है, तो ये विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, स्मॉल w हमने बताया था बच्चों, स्मॉल जो w होता है, ठीक, स्मॉल w ये समझिए है, इसको कैपिटल W मत समझ लेना, जो स्मॉल w होता है इसको बोलते हैं विलेय का भार। शुरू से देखते चले आए हैं हम, विलेय का भार। ठीक, और स्मॉल m क्या है, तो विलयन का अणु भार, बताया था, विलयन का अणु भार, विलयन का अणु भार हो जाएगा बच्चों। और कैपिटल W है तो भाई ये विलायक का भार हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों विलायक का भार। ठीक, विलायक का भार हो जाएगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद एक और बचा है, जगह किधर है भाई, इधर है ना, इधर है, कैपिटल M बचा था, तो कैपिटल M क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा विलायक का अणु भार। ठीक, और विलायक का अणु भार, इन सबको जानना बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है बच्चों, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे तो भाई अगर पता ही नहीं P नॉट है क्या, कौन सा P नॉट का मान है, कौन सा PS का मान है, कौन सा स्मॉल w है, कौन सा कैपिटल W, तो अपने को कहां से भाई न्यूमेरिकल पल्ले पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए सिंबल को जानना बेहद जरूरी है। केमिस्ट्री में इनका बहुत ही ज्यादा रोल होता है, अहम रोल होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, ये है राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट का नियम यही कहता है कि किसी विलायक में वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के वाष्प, मतलब सॉरी क्या है कि मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर हमने बताया कि तनु विलयन के लिए तो n स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल N हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला कुछ यूं बनेगा, ठीक, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। बाकी ये सिंबल हैं, इनके मतलब हैं। तो चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे यानी इसकी सीमाओं को। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला है राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक, इस स्टूडियो में एक चिड़िया ना बहुत परेशान कर दी है, यूं हम देख पा रहे हैं, वो आकर के यूं समझिए अपने चोंच से इसी इतना ज्यादा खिड़की में बाहर से मारती है। वो वाला कांच है ना जिसे बाहर से देखो तो अंदर का नजारा नहीं दिखता है, अंदर से बाहर का दिखता है। तो वो आकर के समझते हैं कि ये कौन सा भाई कौन चिड़िया है जो रोज आ जाती है। वो अपना ही प्रतिबिंब देखकर रोज चोंच से उस शीशे में मारती है और यहाँ खटखट की आवाज होती है। हम तो वो भी गए हैं इसको भगाते भगाते, अब बिल्कुल नहीं बोलते हैं, मौज करो, जो करना हो करो, है ना, क्या करें रोज रोज। ठीक, उसको मजा मिल रहा है, मजा ले वो। ठीक, देखिए बच्चों, राउल्ट का नियम क्या, मतलब इसके सीमाएं क्या है। सबसे पहला है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। अभी हमने बताया कि यह सांद्र विलयन पर नहीं लागू होगा, ये केवल तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक, राउल्ट का नियम। दूसरा बच्चों कि यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक, तीसरा है कि यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, यानी वैद्युत अनपघट्य के विलयन पर लागू होगा। वैद्युत अपघट्य में कौन कौन से आते हैं भाई, वैद्युत अपघट्य में तो NaCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब इस तरह से ये सभी आपके क्या है, वैद्युत अपघट्य। अनपघट्य में कैसे आते हैं, क्या आते हैं बच्चों,
अनपघट्य में आता है जैसे NH2 CONH2, ठीक, यानी यूरिया हो गया। ठीक, उसके बाद हम जैसे बात करें C6H12O6 या फिर कहते हैं C12H22O11, ठीक, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब वैद्युत अनपघट्य है। ठीक, और ये वैद्युत अपघट्य है। तो राउल्ट का नियम इन के लिए नहीं है, यानी राउल्ट का जो नियम है वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, वो केवल क्या है, वैद्युत अनपघट्य के विलयन पर लागू होता है, यानी इनके विलयन पर लागू होता है। क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों? चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। यह भी बेहद लाजवाब है। क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या है? बढ़ना। अवनमन का मतलब क्या है? कम होना। उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। वृद्धि और कमी समझिए, बस पूरी कहानी एकदम सेट है। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, जैसे हम कोई विलायक ले लेते हैं। हमने क्या किया बच्चों, कोई विलायक, लाइक दैट, इसमें पानी भरा है, ठीक है ना, इसमें क्या है बच्चों, पानी है, पानी है, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दीजिए। अवाष्पशील यानी वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, जैसे हमने बताया यूरिया है, ग्लूकोज है, ठीक, इसी को घोल दीजिए। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में जितना मतलब वृद्धि हो जाए, क्वथनांक जितना बढ़ जाए, उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, परिभाषा तो पूछता ही है लेकिन न्यूमेरिकल इस फार्मूले पर ज्यादा आता है। ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन, जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ क्वथनांक था और कोई चीज घोल दें तो 1.2 अंश सेल्सियस की वृद्धि हो गई या 2 अंश सेल्सियस की वृद्धि हो गई, तो वो जो वृद्धि होगी बच्चों, उसी वृद्धि को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जब उबल रहा होता है, कोई चीज मिला दो। ठीक, आपके घर में जैसे कोई चीज, भाई आप कुछ चीज पका रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो और उस पानी में आपने कोई पदार्थ घोल दिया और घोलने से उसके क्वथनांक में 1-2 डिग्री, ठीक, या 1-1.5 डिग्री कुछ भी आप मतलब उसका क्वथनांक बढ़ गया, तो वो जो बढ़ेगा उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। एकदम क्लियर है और कहानी एकदम सेट है। ठीक, चलिए, तो लिखेंगे क्या, परिभाषा पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका फार्मूला देखते हैं बच्चों। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब इसे बच्चों डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर होता है बच्चों 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि विलायक की बात कर रहा है और ये बच्चों ग्राम में होगा तभी 1000 ये गया है। ठीक, इतना याद रखना। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। एकदम कहानी सेट है। अब यहां से इन सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है बच्चों। ठीक, देखिए सबका मतलब लिख लेते हैं कि यहां पर केबी क्या है, पहले डेल्टा टीबी है, तो डेल्टा टीबी, ठीक, डेल्टा टीबी के बाद क्या है, केबी है, केबी के बाद स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू के बाद स्मॉल एम है, फिर उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक, सबका अर्थ बेहद जरूरी है बच्चों, नहीं तो भाई अगर न्यूमेरिकल में भेंट हो गई तो एकदम कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो देखिए पहला ये है, ये जो डेल्टा टीबी है हमने क्या बताया, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में ये उन्नयन है बच्चों। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। बाकी केबी क्या है, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो भाई इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है बच्चों, तो ये है विलेय का भार,
विलेय का भार है। ठीक, ये विलेय का भार है बच्चों। बाकी स्मॉल m क्या है, तो ये विलेय का अणुभार। ठीक, विलेय का अणुभार, आई बात समझ में। और कैपिटल W जो है इसको अपन बोलते हैं बच्चों, जो कैपिटल W है ये विलायक का भार है। ठीक, विलायक का भार। ठीक, ये इन सब का मतलब होता है और ये सब आपको न्यूमेरिकल में दिए रहेंगे। भाई सबका दिया रहेगा, भाई W का पूछ सकता है, बाकी सबका दे सके M का पूछ सकता है, लेकिन इसका प्रमुख, इस फार्मूले का मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों अणुभार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अणुभार ज्ञात करना। ठीक, ज्यादातर इसका उद्देश्य है अणुभार ज्ञात करना, क्योंकि अणुभार ज्ञात करने के लिए ये M यहां से आएगा तो ये भाई डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से ज्यादातर हम क्या निकालते हैं कि मतलब विलेय का अणुभार। क्लियर हो गया? तो क्या परिभाषा हमने बताया बच्चों कि किसी विलायक में कोई वाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी क्वथनांक जितना बढ़ता है उसी वृद्धि को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, देखिए क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों समझो सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा अंतर कहां पे है? जहां पर वृद्धि हो जाती है वहां पर कमी, और जहां पर क्वथनांक बोला था वहां पर हिमांक बोल दीजिए। कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी हो गया बच्चों, वहां पर क्वथनांक था इसलिए क्वथनांक पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन, यहां पर हिमांक है तो यहां पे हिमांक में अवनमन। बात एकदम क्लियर। ठीक, तो इसका फार्मूला डायरेक्टली फार्मूले पे आते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तामझाम करना है नहीं अपने को। ठीक, तो इसको लिखते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाता है बच्चों 1000 गुणे, अब की बार यहां पर के बी नहीं के एफ हो जाएगा, वहां पर के बी था, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर एफ लिख रहे हैं, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। ठीक, तो के एफ गुणे यहां पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू और नीचे हो जाएगा बच्चों एम गुणे कैपिटल का डब्ल्यू, ये ग्राम में। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चों? चलिए ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा, है ना। अब भाई इसमें मतलब बताने की जरूरत है नहीं, जो कुछ चीजें हैं उसी को लिख लेते हैं, बाकी तो सब हमने बता दिया। डेल्टा टी एफ क्या है और उसके बाद के एफ क्या है इसको जान लीजिए, बाकी तो सब आप बार बार आपको भाई मिल ही रहा है। तो डेल्टा टी एफ क्या है? तो ये है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब है कमी, हिमांक में अवनमन। के एफ क्या है? तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक, बाकी तो भाई इसको तो बता ही चुके हैं, बाकी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हमने बताया था? विलेय का भार। ठीक, विलेय का भार हो जाएगा, बार बार वही चीजें आपके सामने आ रही हैं। स्मॉल जो m हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे बच्चों विलेय का अणुभार। क्या कहेंगे? विलेय का अणुभार। और बाकी जो कैपिटल W है वो क्या है? विलायक का भार। ठीक, इस तरह से हम इस फार्मूले की मदद से कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हिमांक में अवनमन निकालें या फिर हम मोलल अवनमन स्थिरांक निकाल सकते हैं या फिर विलेय का भार निकाल सकते हैं या फिर अणुभार, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है परासरण व परासरण दाब। ठीक, बेहद आसान है बच्चों, परासरण व परासरण दाब। तो परासरण को कई बार हमने अच्छे से समझ लिया है। देखिए जैसे हम मान लेते हैं बच्चों एक अर्धपारगम्य झिल्ली, सबसे पहले हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली बनाते हैं।
हमने एक अर्धपारिगम्य झिल्ली बना लिया। ठीक, अर्धपारिगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण तो आर पार आसानी से जा सकते हैं, जबकि विलेय के कण आसानी से नहीं जाते हैं। उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्म पात्र झिल्ली। ठीक, जैसे अंडे के अंदर एक महीन झिल्ली होती है, एक प्याज में होता है ना, प्याज के अंदर एक झिल्ली निकालो तो वो समझिए, और जानवर की जो स्किन है, त्वचा, वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। कभी कभार परिभाषा ऐसे ही पूछ लेता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण तो आर पार निकल जाते हैं आसानी से, जबकि विलेय के कण नहीं निकल पाएंगे। यानी उस झिल्ली से पानी आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर उसी में शहद डाल दो, ठीक, एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद वगैरह डालोगे तो उसके कण आराम से नहीं निकल पाएंगे। ठीक, तो ये चीज होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये हमने क्या किया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक, ये क्या है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इधर मान लेते हैं, अब अर्धपारगम्य झिल्ली है, इधर जो विलयन है बच्चों, ठीक, इस तरफ जो विलयन है, मान लेते हैं कि उसकी सांद्रता क्या है, कम है। ठीक, और इधर भी, और इसकी जो सांद्रता है वो अधिक है। ठीक, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। अब देखिए परासरण कहते किसे हैं? ये विलायक है पूरा, और विलायक के कण इधर से इधर मान लेते हैं जा रहे हैं। ठीक, तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। मतलब इधर जो सांद्रता है, ठीक, वो कम है, इधर सांद्रता कम है और इधर की सांद्रता अधिक है। ठीक, अधिक है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वही चीज कि किसी विलायक के कणों का मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह या स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली में से जब विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, देन इस घटना को कहते हैं बच्चों परासरण। अब परासरण जब होगा तो इस झिल्ली पर एक प्रेशर जनरेट होता है, एक दाब लगाता है जो परासरण का विरोध करता है, उसी दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब की परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। इसकी 3-4 परिभाषा है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक, या हमने बताया कि विलयन पर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लगाया गया बाहरी दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब। या फिर हमने बताया बच्चों उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो क्या करे? परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। अब परासरण दाब के लिए गैस समीकरण से इसका फार्मूला निकालते हैं। ठीक, इसका फार्मूला निकालते हैं बच्चों गैस समीकरण से, गैस समीकरण से। ठीक, तो गैस समीकरण से, गैस समीकरण याद करिए पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्लियर हो गया? ये आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। तो पीवी बराबर एनआरटी ये गैस समीकरण होता है, लेकिन यहां पे पी ना होकर के यहीं पर उसको अपन पाई से दर्शा देते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है पाई बराबर एन आर टी, मतलब पाई वी बराबर एन आर टी, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला पाई वी बराबर एन आर टी हो जाता है। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि पाई बराबर एन अपान वी आर टी। अब एन अपान वी के इक्वल टू होता है बच्चों, इसके बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर सी होता है सांद्रता। तो इसको लिख सकते हैं पाई बराबर हम इसके स्थान पे हमने बताया ना कि एन अपान वी के स्थान पे हम सांद्रता यानी सी लिखते हैं, तो सी आर टी। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको एक और तरीके से लिखते हैं, वो तरीका भी देख लीजिए, क्योंकि बच्चों अपने को एकदम ठोस पढ़ना है, यूं नहीं ऐसे ऊपर ऊपर बस छाप लीजिए, नहीं भाई। एन बराबर होता क्या है? याद करो रसगुल्लों, अभी पिछले टॉपिक में हम देखते चले आए हैं, एन बराबर W/m होता है। अगर हम एन के स्थान पे W/m रख देंगे देन क्या हो जाएगा? तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा बच्चों,
पाई बराबर n के स्थान पे हम W बाई क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो W बाई एम इंटू भाई ये वाला जो V है V रहेगा और ऊपर का क्या हो जाएगा गुणे में RT, ये हो जाएगा। और ये वाला फार्मूला तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परासरण दाब के अंतर्गत, क्योंकि बच्चों इस पे आपके न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। हर सेट में आपका एक न्यूमेरिकल दिखाई पड़ेगा, जिसमें नहीं आएगा उसमें केवल परासरण दाब पूछ लेगा। तो या तो परासरण दाब की परिभाषा आएगा या तो परासरण दाब के फार्मूले पर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, जब सांद्रता जब यानी m का मान मोलों की संख्या के रूप में दे तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, जब बच्चों सांद्रता वगैरह दे दे तो ये अप्लाई करना है, जब विलेय का भार, अणुभार, वैल्यूम ये सब दे दे तो इसको आपको लगाना है। ठीक, क्लियर हो गया। जहां पर भाई स्मॉल w क्या है तो हमने बताया विलेय का भार, स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार, v क्या है आयतन है, r क्या है बच्चों तो r गैस समीकरण है और t क्या है परमताप है। ठीक है ना, इतना याद रखना। t क्या है गैस समीकरण, सॉरी मतलब r क्या है गैस समीकरण है, मतलब गैस स्थिरांक जिसको बोलते हैं, और ये t क्या है ताप को दर्शाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए अच्छे से इसको छाप कर रखिए कॉपी में भी, साथ ही अपने माइंड में भी। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वांट हाफ गुणांक। ठीक, जब हम समीकरण बताए थे आर्हेनियस समीकरण, नैनस्ट समीकरण, तो वहां पर वांट हाफ गुणांक को समझाया था, आपको भलीभांति पता होगा, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में यहां नहीं बताएंगे। ठीक, केवल वांट हाफ गुणांक क्या है भाई, नया इंक्लूड हुआ है, परिभाषा केवल जानिए। वांट हाफ गुणांक कहते किसे हैं, किसी अणु संख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को कहते हैं वांट हाफ गुणांक। ठीक, हमने क्या बताया वांट हाफ गुणांक, परिभाषा अगर सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे बच्चों कि वांट हाफ गुणांक, तो वांट हाफ गुणांक बराबर होता है अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। ठीक, प्रायोगिक मान यानी जो प्रयोग किया गया मान होता है। ठीक, और उसके बाद नीचे लिखेंगे क्या, नीचे क्या है अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। सामान्य का मतलब मूल मान, जो उसका पहला मान हो। ठीक, मूल मान ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है वांट हाफ गुणांक। ठीक, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ कारक कहते हैं। तो वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, ठीक, यानी प्रैक्टिकल जो मान होता है, तथा अणुसंख्य गुण का सामान्य मान जिसको मूल मान कहते हैं, उसका जो अनुपात होता है वो वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक, उसे अगर पूछ ले बच्चों अणुसंख्य गुण क्या है, तो अणुसंख्य गुण में याद रखना, ठीक, जो अणुसंख्य गुण होता है, तो अणुसंख्य गुण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें बहुविकल्पी भी पूछता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म में याद रखिएगा, इसके अंतर्गत बच्चों जैसे आता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये अणुसंख्य गुणधर्म में आता है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जैसे आपका है बच्चों, इसमें दूसरा मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी मतलब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन भी ये क्या हो जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, अगला है बच्चों हिमांक में अवनमन। ठीक, यानी ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और उसके बाद तीसरा हो गया। इसके अलावा एक और है चौथा, अभी जिसके बारे में इसके पहले देखा, परासरण दाब। ठीक, तो परासरण दाब ये सभी अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
तो अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत कौन कौन से हैं? वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है ना, तो यही वान हाफ फैक्टर या वान हाफ कारक हो जाता है। ठीक, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल्स में देखना है तो वो उसको हमने बताया है, ठीक, जिसमें 3 समीकरण बताया है। ठीक है ना, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब आपको मेहनत करना है रसगुल्लों, दिन रात एक करना पड़े करिए, क्योंकि फोड़ना है, 90 प्लस स्कोर करना है और मोनू सर से मिलना है, तो ये चीज तो करना ही पड़ेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।